बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये आई एम नॉट श्योर कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिशों के बाद लोग खासे परेशान हैं। लेकिन जो कल मनाजिर हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल से देखे बड़े खौफनाक थे जी। और जो बारिशें हुई, एक तो बारिशों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर, बहरिया के अंदर, पिंडी के अंदर जो हमने सैलाबी सूरत हाल देखी है अपनी जगह पे, दैट वाज हॉरिफाइंग। और ये जो सूरत हाल है, इससे जो हलाकतें हैं वो एक बहुत बड़ा नंबर है, 63। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये कोई उस तरह के इलाकों के नहीं हैं कि जो बहुत हम जिन पे कहते हैं कि जी बहुत दूर दराज के इलाके हैं और वहाँ पे इंतज़ामात हैं। मेन आपकी रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, चकवाल है, ये वो बेहतर डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सूरत हाल कल डेवलप हुई है। दो की बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और रावलपिंडी में 230 रिकॉर्ड हुई है। फिर साथ साथ जी क्लाउड बर्स्ट हुआ, डैम का बंद टूटा, नाला लई की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक इंक्रीज़ हुई, सायरन बजे जी। और फिर पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये जो इर्द गिर्द जो इलाके थे, ये भी ज़ाहिर है इनको भी इफ़ेक्ट हुए, ये भी सारे इलाके। जो सड़कें हैं और 3 अहम डैम्स के जो बंद टूटे, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। ये नकल मकानी तो शुरू कराई है, पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिस पे बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि एक तो हम जहाँ सिर्फ क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए और इमीडिएट करना चाहिए। क्योंकि अभी तक पीडीएम के मुताबिक मानसून सीज़न के दौरान पंजाब में 100 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जबकि कई अफराद, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और साथ साथ जो बारिशें हैं, फिर आपका नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालात ख़राब हो रहे हैं, कोई अच्छे हौसला अफजा नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया ने जी वफाक और सूबाई हुकूमतों से फ़ौरी मदद की अपील भी की है, जबकि मुतासरा जो इलाके हैं यहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। और हैदराबाद के अंदर भी हमें कुछ रिपोर्ट्स आई और हमने देखा कि वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मनाजिर तो हमने आपको दिखाए। पहले तो हम अपने दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कराची और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। वसीम मलिक हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। और स्टूडियोज़ में हमें इंजीनियर ज़फ़र इकबाल वट्टू साहब ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर आबी अमूर, उनको खुश आमदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी तरफ आने से पहले ज़रा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ओवरऑल एक डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले तो वसीम, मैं आपकी जानिब रुख करूँगी। कल हमने जो मनाजिर देखे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, बड़े खौफनाक थे जी। और बहुत पानी, और फिर जो हमने क्लाउड बर्स्ट का एक फिनोमिना देखा, और फिर वहाँ पे जो सीवरेज के या नाले थे वो जिस तरह से उबल रहे थे, क्या अपडेट है आपके पास? वसीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वसीम की लाइन ड्रॉप हुई हुई है। अच्छा जी, मुजम्मिल मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ज़रा बताएं जी, हैदराबाद, कराची, ओवरऑल क्या सूरत हाल है? क्योंकि बारिशों की पेश गोई तो वहाँ पर भी है, और फिर जाहिर है बारिशों से पहले हर बार हम कहते हैं इंतज़ाम होने चाहिए, तैयारियाँ होनी चाहिए। कुछ तैयारी है या नहीं है? गुड मॉर्निंग अर्मला। कराची वाले तो हैं अब तक जुलाई के जो है बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जून में जो बारिशें हुई थी उसके असरात अभी कराची से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जुलाई की जो बारिश है उसका मैं बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव का सिस्टम जो है वो बहरा अरब में मौजूद है, जो सिंध में दाखिल हो रहा है। कल शाम तक जो है वो सिंध पर असरअंदाज होगा। आज शाम जो है वो सिंध के मुतादिद अजला हैं, ज़िला बदीन, थरपारकर, सजावल, ठट्टा, यहाँ पर जो है वो आज शाम को बादल बरसने की उम्मीद है। इससे पहले जो हैदराबाद में बारिश बरसी है उसके असरात अभी ख़त्म नहीं हुए। हैदराबाद में जो बारिश ने एक अच्छा खासी बारिश बरसी, जिसकी वजह से हैदराबाद का निज़ाम जो है मफलूज हो गया था, लेकिन अब वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो चुके हैं। अगर कराची की मैं बताऊं, कराची वाले जो हैं वो बारिश की इंतज़ार तो कर रहे हैं, बारिश की दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन कराची का सिस्टम इस तरह का नहीं है कि इतनी बारिश जो चकवाल में हुई है, जो पिंडी में हुई है, अगर चकवाल तो छोड़े, जो पिंडी की बारिश हुई है 200 मिलीलीटर से ज़ायद, अगर वो कराची में 100 मिलीलीटर बारिश भी होती है तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे जाता है।
कोई पुरसाने हाल नहीं होता, लोग बारिश को जो है वो रहमत को ज़हमत में बदल जाती है। तो कराची वाले दुआएं तो कर रहे हैं बारिश की कि बादल बरसे यहाँ पर। जब भी हमारी आवाम से बात होती है, हम इस पर बात करते हैं, तो लोगों की दुआएं हैं बारिश बरसे। मगर हम जब फील्ड में देखते हैं तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कतई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्दाश्त कर सके। मेयर कराची दावे कर रहे हैं कि नालों की सफाई मुकम्मल हो चुकी है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें बड़े नालों के अलावा जो छोटे नाले हैं, 500 से ज़ायद नाले, वो साफ नज़र नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा होता है। हमेशा यही होता है कि छोटे नाले जो है वो भपर जाते हैं, उबल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बाहर आ जाता है। कि कराची वालों को अगर बारिश की दुआ करनी है तो प्लीज़ रहमत की बारिश की दुआ करें, क्योंकि कराची में तो इंतज़ामिया का कोई हाल नहीं है। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और अल्लाह ताला से ही आप मदद की दुआ करें कि खैर और आफियत की बारिश हो। इस्लामाबाद में वसीम हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं। वसीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी वसीम, मुझे अब ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? कल जो मनाजिर हमने देखे बड़े खौफनाक थे जी। रावलपिंडी, चकवाल, इस्लामाबाद, बड़े पॉश इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पे था, और फिर जो नाले थे वो उबलते हुए हमें दिखाई दिए, गाड़ियाँ बह रही थी। क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद या रावलपिंडी की? देखिए, बिल्कुल कल सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जो मनाजिर चलते रहे उसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े दिल खराश थे। वजह उसकी यहाँ पर जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमने देखा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, यानी कि कोई 3 दिन से ये मुतवातर बारिश हो रही थी। बारिश रुकने या थमने का नाम नहीं ले रही थी, मगर जो उसके नुकसानात हैं वो कल ज़्यादा देखने को मिले हैं। और उसमें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो, अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो उसमें तो कोई ख़ासा नुकसान देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन ऐसी है, यहाँ पर जो पानी के नाले हैं वो पानी को शहर से दूर बहा कर ले जाते हैं। मगर एक ऐसा जो बाईपास था जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 45 दिनों में बनाने का दावा किया गया, F8 का ये वहाँ पर बाईपास बनाया गया था, उसमें हमने देखा कि जो सड़क थी वो बह गई थी। उसको भी दोबारा कल के रोज़ बनाया गया। जबकि रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मनाजिर इंतहाई दिलखराश थे, चूँकि यहाँ जुड़वा शहरों का जितना भी पानी आता है वो फिर नाला लई या दीगर नालों के ज़रिए रावलपिंडी से होता हुआ चकवाल, जेहलम और इन इलाकों में जाता है। और चूँकि वहाँ पर भी बारिश ज़्यादा हुई, इस्लामाबाद में जो बारिश है वो 200 मिलीमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जबकि चकवाल और जेहलम के कुछ इलाकों में तो इससे भी ज़्यादा बारिश हुई। और फिर जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का पानी था वो भी उन इलाकों में गया। उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो फंस भी गए। रेस्क्यू के लिए कुछ मुकामात पर हेलीकॉप्टर्स को भी लाना पड़ा। और जो नालों के इर्द गिर्द रिहायशी आबादियाँ थी उनमें कुछ तो निजी हाउसिंग सोसाइटी के पोश फैक्टर्स थे, वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल थी कि जो सड़कें हैं वो तालाब और दरिया का मंजर पेश कर रहे थे, गाड़ियाँ बह रही थीं। तो खैर, अब तक जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से जो नुकसानात का डाटा दिया गया है उसमें ये जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पर 26 जून से 17 जुलाई की रिपोर्ट है। और फिर आखिरी गुज़श्ता 24 घंटे की अलग कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो भी बताए गए हैं। NDMA कहता है कि मुल्क भर में अब तक 178 अफराद जो हैं वो इन मानसून बारिशों की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 491 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। NDMA की इस रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से मजमूई तौर पर अब तक पंजाब की अगर बात की जाए तो 385 अफराद ज़ख्मी हैं और 103 लोग जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें 50 बच्चे भी हैं। और चूँकि ये पंजाब में कल के रोज़ ज़्यादा नुकसान हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है चाहे अमवात के हवाले से हो या दीगर माली नुकसान हो तो वो पंजाब में ज़्यादा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे कबल हमने देखा था कि जो बारिशों का एक स्पेल पहले वहाँ आया था तो उसमें 38 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, 57 अफराद ज़ख्मी हुए थे। सिंध में इसी तरह से जो फिगर है 20 लोग जाँ बहक हुए हैं, 40 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि बलोचिस्तान में 16 अमवात हुई हैं, 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक जो डेथ है वो रिपोर्ट की गई है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम, बहुत शुक्रिया आपका भी और मुजम्मिल आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ये बारिशें जो हो रही हैं ये रहमत की ही रहें। और अभी जो जानी नुकसान की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जो इन बारिशों की और इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। चूँकि ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात सुन रहे थे और इसमें अभी वसीम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि जो नालों के करीब आबादी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर उन्होंने कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया और उनके मनाजिर हमने देखे कि जहाँ पे रोड्स जो थी वो उबल रही थी और गाड़ियाँ बह रही थी।
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के जो रास्ते होते हैं, जो कुदरती रास्ते होते हैं, जब वो बंद कर दिए जाएं तो पानी ने कहीं ना कहीं से तो निकलना होता है। अब जितने भी बड़े रिवर्स हैं, नाले हैं, इनकी जो एक फ्लड प्लेन्स हैं, जिसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल मानसून में बारिश होती है और पानी आता है, ज़्यादा या कम होता है, वो डिफरेंट है। लेकिन ये एक हिस्ट्री हमें यही बताती है कि इन 3 महीनों में बारिशें 8-10 बारिशें होती हैं और अच्छा खासा पानी आता है, फिर हर 3-4 साल बाद एक बड़ा फ्लड आ जाता है। बिल्कुल सही। तो जितने भी इदारे हैं, इन्होंने अपने अपने जैसे फेडरल फ्लड कमीशन है, इसने पूरे सारे रिवर सिस्टम की फ्लड जोनिंग, फ्लड मैपिंग सब कुछ करवाया हुआ है, सिटी लेवल पे भी है। तो जो अब उस फ्लड जोन के अंदर बनेंगी, सोसाइटीज़ बनेंगी, घर बनेंगे, इंक्रोचमेंट्स होंगी, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद जैसा एरिया कि जो कि एक ढलवान पे मौजूद है, और वहाँ पे तो जो पानी के रास्ते हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, और उनको रास्ता देते हुए अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो वो डेवलपमेंट पायदार होगी। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जब आप पानी के रास्तों को बंद करके और उसके ऊपर घर बना देंगे, सोसाइटीज़ बना देंगे, तो फिर वही जो पानी है जो कि नॉर्मल रूटीन में नेचुरल ग्रेविटी से निकल जाता है, वो फिर उसकी सतह भी बुलंद होगी, वो घरों में भी दाखिल होगा और वो नुकसान भी पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो फ्लडिंग या जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो पानी के रास्ते हैं वो तंग कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। और फिर एक एक्सरसाइज हमारे यहाँ बड़ी अच्छी हुआ करती थी महकमों में कि प्री मानसून जो प्रिपरेशन है, कि मानसून से पहले फ्लड प्लान्स बनते थे, फ्लड इमरजेंसी और ये सारी चीज़ें, और जिसमें नालों की सफाई एक बाकायदा जो है प्रोसेस होता था, प्लान का हिस्सा होती थी और प्रायोरिटी होता था। जी बिल्कुल। और चूँकि 9 महीने हमारे पास होते हैं, मानसून 3 महीने और 9 महीने तैयारी के होती हैं, और उस तैयारी में मानसून से पहले कम से कम जितने भी पानी के रास्ते हैं उनकी सफाई वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये कम से कम काम है जो हम कर सकते हैं। बाकी प्लान्स तो ठीक हैं, आपको डैम्स भी बनाने चाहिए, आपको ड्रेनेज का नेटवर्क भी बेहतर करना चाहिए, वो एक लॉन्ग टर्म है। लेकिन ये वो काम है जो कि हर साल और बग़ैर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बहुत ज़्यादा मशीनरी के एक रेगुलर तरीके से किया जा सकता है। आई एम श्योर। अच्छा, आपने भी बात की कि ये एक हमारे यहाँ तैयारी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक नेचुरल डिज़ास्टर खुदा न खास्ता आ रहा है, हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है, हम तैयारी तो कर सकते हैं। हमने कराची की भी सूरत हाल पे जैसे मुजम्मिल बात कर रहे हैं, अब सफाई का कॉन्सेप्ट, ये आइडिया नहीं है, फिर जब हमारे सर पे पड़ती है तो हम बौखलाते हैं, और फिर हम जिस तरह से कैजुअली जानी नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है कि 100 लोगों की हलाक होना और बारिशों के सबब होना। तो ये चीज़ आप समझते हैं कि इसमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका बड़ा, चूँकि ऑफर आप मेरे से बात भी कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली वो ऑपरेशनल नहीं है। फिर आपके वैसे भी स्टेट लेवल के ऊपर जो इंतजामात हैं, दो की हुकूमत करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे छोटे लेवल के ऊपर मोबिलाइज कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? जी देखिए, लोकल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वक्त पंजाब में, तो कम से कम सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स हैं ही नहीं। तो ये जो ड्रेनेज से, शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग, ड्रेनेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ये सारा लोकल गवर्नमेंट्स का ही काम होता है, और ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे करने वाला काम होता है, और ये रोज़ाना की बेस पे करने, और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम होता रहे तो चीज़ें चलती रहती हैं और रवां रहती हैं। एक तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जो नेचुरल डिज़ास्टर की हर दफ़ा हम बात करते हैं, तो देखिए नेचुरल डिज़ास्टर हर साल आ रहा है, हर दूसरे तीसरे साल एक बड़ा फ्लड आ रहा है। बारिशों का हमें पता है हर साल मानसून में बारिशें होनी हैं, और इंटेंसिटी ज़्यादा ही हो रही है, अब इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। और ये ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है कि यूँ बैठे बैठाए नहीं आ जाए, जैसे ज़लज़ले का आपको नहीं पता चलता, किसी वक्त भी आ सकता है, या कोई कोविड आया था नहीं पता था, लेकिन बारिशें और सैलाब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका 4-5 महीने 6 महीने पहले प्रेडिक्शन हो जाती है, और वो आलमोस्ट 80-90% ठीक होती है। अब जैसे ही मौजूदा बारिशों की प्रेडिक्शन फरवरी मार्च से स्टार्ट हो गई थी, बल्कि जनवरी में ही स्टार्ट हो गई थी। 3-4 महीने पहले तो महकमा मौसमियात ख़ुद प्रेडिक्शन कर रहा था कि जी बारिशें इस दफ़ा होंगी, ज़्यादा होंगी, पंजाब में ज़्यादा होंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा डिज़ास्टर है कि जो अचानक आ गया और हम तैयार नहीं थे। इसके लिए तो अच्छा खासा हमें टाइम मिला है तैयारी का। देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर बहुत से मुल्कों में आते हैं, अमेरिका की सूरत हाल भी आप आजकल देख रही होंगी, वहाँ भी बहुत से फ्लड आए हुए हैं। लेकिन असल ये होता है कि उसके लिए हमारी तैयारी क्या है,
और हमने उस नेचुरल डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब दुबई में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और जो पूरा एयरपोर्ट उनका they जो were है, not prepared. उनको आइडिया ही नहीं था उन्होंने 1 वीक में अपना सिस्टम दोबारा बिल्कुल उसी तरह कर दिया है, 0 मीटर जिस तरह उससे पहले था। बिल्कुल सही। तो अभी इन डिज़ास्टर के लिए, बारिशों के लिए हमें देखें टाइम भी मिल गया, हमें ये भी पता है हर साल होती हैं। उसके बावजूद जब बारिशें हो गई तो अब आप देख रहे हैं इतनी तबाही हो रही है, सैकड़ों की तादाद में जो हैं लोग मरे हैं। अभी तो जानवरों की जो मौत हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही। वो तो किसी अगर आप रूरल कम्युनिटी की बात करें तो उनके लिए जो जानवर होता है वो भी एक इंसानी जान के बराबर ही होता है, क्योंकि वो उनकी रोज़ी रोटी और सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो सड़कें पुल और ये बह रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है ये भी इसकी एक कॉस्ट है और दोबारा बनाने की भी एक कॉस्ट है। और जो कम्युनिकेशन लाइंस हमारी डिस्टर्ब होंगी, फार्म टू मार्केट रोड डिस्टर्ब होंगी, पता नहीं वो कितने साल कितने महीने बाद जाके बनती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़र्चा है और इससे कम खर्चे पे अगर हम पहले से ही तैयारी शुरू कर दें तो हम बहुत सा अपने आप को बचा सकते हैं, यानी बहुत कुछ सेव किया जा सकता है। और फिर ये इसमें गवर्नमेंट के महकमों की तो डेफिनेटली ज़िम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट के महकमे ज़ाहिर आवाम के ताउन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और आवाम का ताउन यही है कि आवाम में अवेयरनेस एक तो बढ़ाई जाए, दूसरा ये कंपेन्स की जाएँ, ऐसी कंपेन्स की जाएँ कि जिससे आवाम भी इन चीज़ों को समझें। जैसे सफाई में आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है कि वो नालों में सॉलिड वेस्ट ना फेंकें, शॉपर ना फेंकें, प्लास्टिक की चीज़ों को वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। फिर हमारे यहाँ जो है जो पॉपुलेशन बढ़ने से जो शहरों में दबाव आबादी का आया है और इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, तो जिस तरह इंक्रोचमेंट्स की कैंपेन अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है बाज़ारों में, कमर्शियल एरियाज़ में, तो सिमिलर टाइप ऑफ कैंपेन होनी चाहिए फॉर द ड्रेनेज पास। इवन लाहौर में आप देख लें, लाहौर के जितने भी पुराने सैलाबी नाले थे उनके रास्ते बहुत तंग हो गए हैं, उनके ऊपर उनके हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट। आप लाहौर अब रावी के पास तक पहुंच गए हम दरिया के ऊपर सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो मतलब आप ये इमेजिन करें कि हम एक चीज़ जो एक नेचुरल फ्लो है इसको किस हद तक डिस्टर्ब करने पर तुले हुए हैं। देन वी कंप्लेन, नेचर से कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ज़ाहिर है पानी के रास्ते में हम कोई भी तामीर करेंगे तो पानी ने तो आना है, वो आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आ जाएगा। लेकिन जब उसको तंग रास्ता मिलेगा तो उसने उसको ख़त्म करना है। तो इसीलिए जो रिवर के वाटरवेज़ होते हैं, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, और उनकी बड़ी अच्छी जोनिंग और मार्किंग हो चुकी हुई है। अगर नहीं भी हुई तो इस फ्लड में आपको पता चल गया कि पानी कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप वो मार्क करें, अगेन मार्क करें। ऑलरेडी भी हैं चीज़ें, लेकिन दोबारा मार्क करें और फिर ऐसे बायलाज बनाएं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएं कि उनके अंदर किसी भी किस्म की जो तामीरात हैं, देखें ये तामीरात ऐसे नहीं हो जाती। आप जाएं तो वहाँ पे आपको बिजली के कनेक्शन भी मिलेंगे, वहाँ पे गैस के कनेक्शन भी मिलेंगे और वहाँ पे गवर्नमेंट की रोड्स पहुँची ही होंगी। तो ये इन प्रोजेक्ट्स की बाकायदा अप्रूवल्स होती हैं, NOCs होते हैं, प्लान्स होते हैं बाकायदा। एक प्रोसेस से एक चीज़ खड़ी हुई है ना, कोई रातों रात तो किसी ने नहीं है। और मतलब किसी के इल्म में लाए बगैर ऐसे नहीं कि वो हो गया है, बल्कि वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी हुई है, गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ज़ाहिर है जब आप किसी को रोड की एक्सेस भी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी दे देंगे, उसको सारी चीज़ें दे देंगे, तो वो तो बड़ी खुशी उधर रहेगा और उसको रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन जब पानी आएगा, अच्छा पानी को अपना रास्ता मिल जाए तो भी इतनी तबाही नहीं होती, लेकिन जब उसको रास्ता नहीं मिलता वो बिल्डअप होता है, उसका लेवल और ऊंचा होता है। अब नाला लई की हम बात कर रहे हैं, नाला लई पूरे रावलपिंडी की आलमोस्ट ड्रेनेज वो लेके जाता है, लेकिन ज़ाहिर है इसका रास्ता जैसे जैसे हम तंग करते जाएंगे उसमें पानी का लेवल रेज़ होता जाएगा और वही बारिश जो कि पहले आराम से पानी गुजर जाता था वो तबाही फैला सकती है। फिर उसके बाद जब हम रोड बना देते हैं, सड़कें पक्की कर देते हैं, लॉन्स और कच्चे जो एरियाज़ जहाँ पे पहले पानी ट्रैप हो जाता था, ग्राउंड्स थे, ओपन स्पेसेस थी जब आबादी कम थी, अब आप देखें हर तरफ पार्किंग लॉट्स हैं, तो उनको भी हमने कंक्रीट से ढक दिया है, हमने असफाल्ट के रोड बना दिए हैं। तो वो जो पानी होता है जो कि पहले ज़ेर ज़मीन सीप हो जाता था, वो पानी भी सारा इकट्ठा होके वो भी फ़्लो की शक्ल में आ जाता है, वो भी नाले में आता है, तो उसी एरिया से अब पानी भी ज़्यादा आ जाता है। और उसकी रीज़न यही है, उस एरिया में दरख्त ख़त्म हो गए हैं, उस एरिया में सब्ज़ा ख़त्म हो गया है,
तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ क्लाइमेट चेंज का फैक्टर हमारा एक वर्ड बोल के इसको बट जिम्मा नहीं हो सकते आप इससे कि क्लाइमेट चेंज है कि नेचर आपके ये हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें मेजरली इन्वॉल्व्ड है। जी, आबादी का फैक्टर बहुत बड़ा है जिसको हम हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि आबादी देखें बहुत इस तेज़ी से बढ़ रही है और अभी तक हमने अपना वो पैटर्न जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का है वो नहीं छोड़ा। हर बंदा ग्राउंड पे ही रहना चाहता है, जबकि आबादी के लिहाज से हमारे बड़े शहरों में हाई राइज होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इंजीनियर ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। और इस वक्त जो हम बारिशों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह ज़फ़र साहब ने भी बात की कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, पॉपुलेशन रिलेटेड है और ह्यूमन जो अवेयरनेस है उससे रिलेटेड है कि हमने किस तरह से इस चीज़ को डिस्टर्ब किया है, पानी के फ़्लो को डिस्टर्ब किया है, तभी हम विद ईच पासिंग ईयर हम देख रहे हैं कि तबाही बहुत ज़्यादा हो रही है। इस हवाले से आई होप कि कुछ हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम पाक फ़िज़ाइया के हवाले से बात करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज हो, ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया हो, उसकी शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक और प्राउड मोमेंट ये है कि इनका आला सतही जो दस्ता है रॉयल इंटरनेशनल 82 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच चुका है। ये इवेंट दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शोज़ में से एक है, जहां पाक फ़िज़ाइया अपनी पेशा वराना महारत हो, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हो, जो फ़िज़ाई सुप्रीमेसी है उसका भरपूर मुजाहरा करेगी। JF थंडर 17 ब्लॉक 3 जैसे जदीद लड़ाका तैयारों के साथ साथ ख़ास जो कह लें हर तरह से लेस जो तैयारे हैं, वो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी से कम नहीं है और आलमी फ़िज़ाई ताकतों को जो कह लें उसके बराबर करी है। दौरान परवाज़ ईंधन भरने के पेचीदा ऑपरेशन की कामयाबी ने पाक फ़िज़ाइया की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के साथ साथ आलमी वक़ार को भी बढ़ाया है। रॉयल इंटरनेशनल जो शो है, जैसे आलमी एयर शो में पाकिस्तान फ़िज़ाइया की शिरकत इसकी टेक्निकल और डिप्लोमेटिक तौर पर किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है, आज हम इसी पे बात करेंगे। और ये बड़ी एजाज़ की बात है पाक फ़िज़ाइया के लिए भी, हम सब के लिए भी, जिसको आज हम सेलिब्रेट करने के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर एजाज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और हमज़ा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। एजाज़ मलिक साहब, डेफिनेटली हम सब आज इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमने रिसेंट एपिसोड जो हुआ उसमें जिस तरह से पाक फ़िज़ाइया की जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट किया। अब इस एयर शो में पार्टिसिपेशन और अपने तैयारों के साथ, अपनी टेक्निकलिटी के साथ इसको प्रेजेंट करना डेफिनेटली बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी। जी बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह अपने इंट्रो में ही सारी तफसील बता दी है, तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो अब कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, क्योंकि आपने वो सारे की पॉइंट और फीचर हाईलाइट कर दिए। अच्छा, ये देखिए, ये जो है ना बैन अवी और बहुत वेल रिस्पेक्टेड और रिकग्नाइज ये इवेंट होता है एयर पार के हवाले से, और पाकिस्तान इसमें सन 2006 से पार्टिसिपेट कर रहा है और हमेशा हमारी वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है दूसरे एयर शोज की तरह वो बड़ी इफेक्टिव रही है माजी में भी, और हमें वहाँ पे बड़ी अच्छी पजीराई मिलती है। ख़ास तौर पे अगर रॉयल एयर फोर्स के हवाले से देखें तो हमारी उनके साथ एक बड़ी लेगेसी रिलेशनशिप है, क्योंकि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है ये रॉयल एयर फोर्स से ही जो है अलग हुई। पहले ये रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स थी और फिर अल्टीमेटली ये रॉयल एयर फोर्स बन गई। तो वो हमारा एक हिस्टोरिकल और लेगेसी उनके साथ कनेक्ट भी है। लेकिन इस दफ़ा की जो हमारी पार्टिसिपेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है और अपने
जो है अहमियत के एतबार से वो पिछले जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनसे मुख्तलिफ भी है और मुमताज़ भी है। वो इसलिए कि ये अभी हम रीसेंट पाक भारत जो हमारी जंग हुई, जो कि बुनियादी तौर पे एयर पावर एप्लीकेशन थी 4 से 5 रोज़ की, इंटेंस क्रिस्प और बड़ी हाई स्पीड जो है वो जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और पाक फ़िज़ाइया ने अपनी प्रोफेशनल जो इनकी रेपुटेशन है उसको जो है बरकरार रखा। तो अब जब आप एक बैटल हार्डन और एक विनर के तौर पे, एक विक्टोरियस, एक फतहयाब एयरफोर्स की हैसियत से इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एयर पावर के जहाज़ों से मुतल्लिक और एयर ऑपरेशन से मुतल्लिक जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने जो है ना एंथुसियास्ट लोग हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के जो कॉन्टिजेंट को वहाँ पे बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़ी गर्मजोशी के साथ देखें। इस दफ़ा की जो हमारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो, उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि इसमें JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हमारी, जैसे कि आपको और आपके नाज़रीन को इल्म है कि वो हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है PSC कामरा की। तो ये कि बहुत थोड़े मुल्क होते हैं जो अपने बनाए हुए इक्विपमेंट के साथ इस तरह एयर फोर्सेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। फिर इस दफ़े हमने अपनी जो लॉन्ग रीच डिप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम इस दफ़ा अपने साथ अपना IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर प्लेटफॉर्म है वो भी इस कॉन्टिजेंट का हिस्सा है, और हमने अपने फाइटर्स की एन रूट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। ये भी एक बड़ा रेयर किस्म की महारत और प्रोफेशनल और टेक्निकल जो है ना आप कह लीजिए हाईलाइट है, क्योंकि नॉर्मली हम जब इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में या एयर शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो लंबा चूंकि डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, बहुत एक्सटेंडेड फ्लाइंग आवर्स होते हैं, तो इतनी फाइटर एयरक्राफ्ट की इतनी रेंज नहीं होती कि वो हज़ारों मील दूर तक बगैर जो है फ्यूल के जा सकें। तो उमूमन हम रास्ते में कोई स्टॉप ओवर्स करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने उन स्टॉप ओवर्स के बजाय जहाँ पे ग्राउंड रिफ्यूलिंग होती है होस्ट कंट्री से, अब हमने अपने जो है एयर टू एयर रिफ्यूलर से इनको रिफ्यूल किया और बगैर किसी ग्राउंड असिस्टेंस के हमने ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, जो खुद अपने तौर पे आप कहिए कि एक बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तो ऑल इन ऑल ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बिलखुसूस और पाकिस्तान कौम के लिए एक बड़ा वकार और इज्जत का जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान एयरफोर्स पे अपनी इसी तरह रहमतें जो है नाज़िल करता रहे। तो इंशाल्लाह ये अपना जो माटो हमें हज़रत कायद आज़म ने दिया था, पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन, ये हम अपने उस कायद की उस विजन के मुताबिक परफॉर्म करते रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए ना, ये होता है कि एक टेक्निकल आदमी से मैंने कितनी ज़्यादा टेक्निकल बातें समझ ली, क्योंकि मैंने तो इंट्रो में बड़ी सब सीधा सीधा बातें बताई थी, ये आपने इतनी टेक्निकलिटी से हमें समझा दिया, तो मुझे हम सब के लिए बड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। हमजा, अभी जाज मलिक साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये हमने माजी में भी पार्टिसिपेट किया है इस तरह के शोज़ के अंदर और हम करते आ रहे हैं, हमारी लेगेसी है, लेकिन इस बार एज अ विनर वी आर द पार्टिसिपेंट्स। और जो थंडर तैयारी हम JF-17 जिसकी हम ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं, जो हम लेकर गए हैं, दे आर मेड इन पाकिस्तान, राइट?
मेड इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये भी इटसेल्फ एक एज अ विनर हमारी कहीं ना कहीं सिचुएशन बनती है। बिल्कुल बनती है। बहुत शुक्रिया अरमाला। मेरे ख्याल से दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एयर शो के हवाले से। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि हम पहले भी पार्टिसिपेट करते थे, बट दिस टाइम अराउंड क्योंकि एरियल कॉम्बैट के अंदर जब हमने राफेल्स को गिराया है इसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ, इससे हमें जो है एक विक्टर के तौर पे भी पेश किया जा रहा है, एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स के तौर पे भी पेश किया जा रहा है। जो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने बेसिकली इंडिया को आउट मनूवर जब किया तो उससे साफ साबित होता है कि एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखिए इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन को मगरबी मीडिया ने और मगरबी एनालिस्ट ने और आप कह सकते हैं कि मगरबी पॉलिटिशियंस ने बहुत क्लोजली फॉलो किया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, बड़े बड़े जो अखबारात हैं उसके अंदर लिखा गया था कि किस तरह से पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं और जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने इंडिया को आउट मनूवर करके जब राफेल्स को गिराया है, तो जाहिर बात एक इंटरेस्ट जनरेट होता है यूके के अंदर। और मैं एजाज मलिक साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी जो एयरफोर्स की जो पूरी आप कह सकते हैं द वे इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, वो उसकी एक कॉलोनियल एक लेगेसी रह चुकी है। पहले एक रॉयल एयरफोर्स थी, तो बात वही आ जाती है कि दिस टाइम अराउंड एक इंटरेस्ट है कि कौन सी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है एक रिलेटिवली लार्जर नेबर को आउट मनूवर करके। और मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि राफेल जेट्स का मसला नहीं था, हिंदुस्तानी पायलट्स का था। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये दिस इज अ ह्यूज मार्केटेबिलिटी वाला भी एस्पेक्ट होता है। और इन एयर शोज के अंदर ये भी बात की जाती है बिडिंग की। पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल वांट टू परचेज आपके एयरक्राफ्ट, खासतौर पे जब आपकी एक विक्ट्री होती है एरियल कॉम्बैट के अंदर। तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को देख के पाकिस्तान इज इमर्ज्ड एज विक्टोरियस एंड बस जो रिएक्शन है हमारे एडवर्सरी का वो आप हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर देख ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एजाज मलिक साहब, अभी हमजा जिससे बात कर रहे हैं, हमने जब इंडिया ने राफेल तैयारे भी ख़रीदे थे तो पूरी दुनिया में या जिस तरह से इंडिया में उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया था और वो प्रोपेगेंडा करता आया कि जी हमारे पास जदीद तरीन तैयारे हैं, और फिर जिस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, उनकी कैपेबिलिटी जो एक्सपोज हुई दुनिया के सामने वो भी हम सब ने देखा। इस बार भी अब प्रोपेगेंडा एज़ यूजुअल इंडिया की जानिब से बार बार किया जाता है जी कि हम जो जदीद परचेजेस कर रहे हैं, अपने मेज़ल्स हों या दीगर चीज़ें हों, बड़ी हम टॉप नॉच चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि जब टेक्निकलिटीज़ और ये सारी बातों पे आते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो हमेशा इनको बड़ा सॉलिड जवाब दिया है। तो ये इस प्रोपेगेंडा की हद तक आप समझते हैं कि इंडिया इसमें कामयाब होगा? नहीं जी, इंडिया को मैं समझता हूँ अगरचे वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मुझे उनसे हमदर्दी है कि इस बार पहलगाम के इन जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेके और आज तक जो डिप्लोमेटिक और काइनेटिक उन्होंने एग्रेशन की, वो उनके लिए कारगर साबित नहीं हुई। पहले वो अपनी मीडिया की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए और अपनी ओवरवेलमिंग डिप्लोमेसी के ज़रिए वो दुनिया को ये तासुर देने में कामयाब हो जाते थे कि वो इस रीजन की एक उभरती हुई सुपर पावर हैं या रीजनल पावर हैं, और मगरिब और बिलखसूस अमेरिका उनको एक काउंटर वेट के तौर पे देखता था चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अब जब वो इस कॉम्बैट में, इस शॉर्ट वॉर में कह लें या बैटल्स की जो एक कैंपेन थी, उसमें जब वो उनकी प्रोफेशनलिज्म एक्सपोज हुई तो उसके बाद वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते और अभी तक नहीं कर रहे। अगरचे उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने किसी हद तक अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हाईलाइट किया है और इस बात का इरादा भी किया है कि हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने मीडिया के जरिए और अपने फॉरेन पॉलिसी के जो उनके गुरु हैं उनके जरिए, अपने सिक्योरिटी एडवाइजर के बयानबाजी से वो ये अपनी बैटल जो डैमेज है उसको वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमज़ा, मैं चाहूँगी इस प्रोपेगेंडा वाली बात के ऊपर आप भी अपना कमेंट दें, और दूसरा मेरा अगला सवाल भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा कि जो ये पाकिस्तान और चाइना की एक पार्टनरशिप हुई है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई रियली वांट कि ये जो एयर शो में पार्टिसिपेशन है ये भी कहीं ना कहीं इस बात की दलील है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काउंटर किया है, वहीं पर चाइना को भी इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज हासिल हुआ है कि उनकी टेक्नोलॉजी एज ए पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और डिस्प्ले हुई है वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे पहले चाइनीज़ वाली बात के ऊपर अब आ जाते हैं। देखें, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो ये एक परसेप्शन रहा है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट और जो अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उससे चाइना काफ़ी ज़्यादा पीछे है, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। अगर हम ओवरऑल देख लें, जाहिर बात है अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जाता है। चाइना का जो एक अग्रेसिव पोस्चर है उसकी वजह से, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो नई नई आप कह सकते हैं तरक्की कर रही है, तो उस तरह का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनके पास नहीं है। मगर जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, अगर हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की ओवरऑल बात करें तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो बिल्कुल भी दुनिया में किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। और मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं कि अगर हम राफेल्स की बात करें तो फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट बात वही आ जाती है कि बैटलफील्ड ऑपरेशंस के ऊपर वो टेक्नोलॉजी और वॉर एयरक्राफ्ट अगर एक्सपोज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एक डोमेस्टिक मुल्क की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर और डोमेस्टिक मुल्कों के अंदर वो जो आर्म्स कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत शदीद उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मसलन फर्ज करें, अगर वैसे तो होगा नहीं कभी, बट अगर कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, ओवरऑल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, अगर उसको किसी ना किसी तरह से चैलेंज हुआ तो फिर वही बात है कि रेथियन और लॉकहीड मार्टिन की सेल्स के ऊपर भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि पाकिस्तान को जीत हुई हिंदुस्तान के साथ, तो यस डेफिनेटली चाइनीज टेक्नोलॉजी की जो एक परसेप्शन है वो काफी हद तक बस्ट हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को यह भी कहा जा रहा है कि उनको दूसरे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जो हाल ही में इसराइल और ईरान की जो जंग हुई है उसमें चाइनीज असिस्टेंस डेफिनेटली ईरान को मिली है, इसराइल को भी काफी हद तक मिली है क्योंकि उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये बात तो एक सच है कि डेफिनेटली चाइना का भी जो आप कह सकते हैं एक इमेज है वो काफी हद तक जो है ना बेहतर हुआ है एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा की बात करें, देखिए कौन सी ये एक नई बात है कि जब हमारे आर्मी चीफ वहां पे गए और ट्रंप ने एक स्पेशल डिनर उनके लिए होस्ट किया और फिर कहा कि द जनरल वाज हियर एंड वी हैड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन। आपने हिंदुस्तानी मीडिया का जो हाल है वो आपने देख लिया था। और जंग के स्पेसिफिकली जिस किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग उसकी हुई है, जो बहुत सारे मगरबी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, फैक्ट चेकिंग जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के मिथ्स को बस्ट किया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कराची फतह हो गया है और लाहौर के, और मतलब ये कहा जा रहा था कि एक लाहौर एक पोर्ट है जो एक बड़ी नई सी चीज थी हमारे सारों के सामने। तो बात वही आ जाती है कि प्रोपेगेंडा की मशीनरी जो है, जो गोदी मीडिया है, जिसमें ये जो रिपब्लिक टीवी है, टाइम्स नाउ है, इन्होंने फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्टिंग तो करनी ही नहीं है। इन्होंने अपनी जो इनको हार हुई, चाहे वो ब्राह्मोस के डिपो के ऊपर अटैक किया गया, उसको उन्होंने छुपाना है। और जो पाकिस्तान को जो उन्होंने जो बुज़दिलाना हमला किया था भावलपुर के ऊपर, मुरीद के ऊपर, हमारी सरजमीन को उन्होंने वायलेट किया और सॉवरेंटी को वायलेट किया, उसको उन्होंने प्रॉप अप किया कि हम दहशतगर्दों को ट्रीट करें। पर इस दफा आपने देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इक्वल पार्टनर्स के तौर पे या इक्वल फुटिंग के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर आपको वो चीज नहीं नजर आ रही थी। तो इस बात के ऊपर भी, क्योंकि मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्रेंडशिप थी पहले, अब उस तरह के ताल्लुकात रहे ही नहीं है जिस तरह से पहले थे, और उसमें हिंदुस्तान की अपनी कोताहियां हैं। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज नजर आ रही है। प्रोपेगेंडा मशीनरी तो जो मिथ्स हैं, जो फैलेसीज हैं, वो तो हिंदुस्तानी मीडिया फैलाता रहेगा, बिकॉज इट इज एन एंटी पाकिस्तान मीडिया, इट इज एन एंटी पीस मीडिया एज वेल। ये सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज मलिक साहब, मेरा अगला सवाल टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के हवाले से है। पाकिस्तान अब J-35 के ऊपर, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उस पर काम कर रहा है। डू यू थिंक कि ये आगे जाकर इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की जो एयर सुप्रीमेसी है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा? और जैसे हमने देखा है कि हम मज़ीद टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुद को अपडेट भी कर रहे हैं, मज़ीद अपडेट कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो। जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक कमेंट देना चाहूंगा। जी जी। कि एक भारतीय मीडिया की वजह से एक गलत तासुर उभरा इस जंग के तनाजुर में, कि जैसे उनके किसी एनालिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि हमने ये जंग
एक मुल्क ने ही 2 मुल्कों के साथ लड़ी। यानी वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे चाइना ने हमारे ऑपरेशंस में कोई हेल्प की, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हमने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जरूर की, लेकिन ये तो कई सालों से हमारी फोर्स डेवलपमेंट का एक हिस्सा थी, जिसमें हमने J-10C एयरक्राफ्ट उनसे लिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है लिए, और जहां तक JF-17 ब्लॉक 3 का ताल्लुक है, ये तो हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, और ये कंसेप्चुअली भी, डिज़ाइन के एतबार से भी, ये दोनों ममालिक की जो है मुश्तरका काविश है। मैं जस्ट रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं ये बताऊं कि इसको, प्रोजेक्ट को पहले पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पायलट्स ने कंसेप्चुलाइज किया। ये हमारा अपना 80s में हमारा ये सुपर 7 के नाम से हमारा अपना एक प्रोजेक्ट था एयरफोर्स का, जिसमें क्योंकि हमारे पास डिजाइन कैपेबिलिटी तो थी और मुल्क में हमारे पास छोटे जहाज बनाने की भी कैपेबिलिटी थी, लेकिन बड़े जंगी जहाज बनाने की हमारे पास उस वक्त कैपेबिलिटी नहीं थी। इसलिए फिर हमने ये प्लान किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जिसमें चाइनीज साख्ता या चाइनीज की जो है कंसेप्ट बेस्ड, उसमें उसकी जो बॉडी और एयरफ्रेम हो, और उसमें वेस्टर्न कंपैटिबल जो है एवियोनिक्स उसमें लगाई जाए। तो ये असल कॉन्सेप्ट था। तो इसमें ये कहना जो है कि ये इसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल था, और उसके बाद वो प्रोडक्शन जब शुरू हुई तो अब चीन में चंदू में और पाकिस्तान में कामरा में टोटली इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें दोनों एयर फोर्सेस जो हैं वो अपनी जो मकामी ज़रूरियात को भी पूरा कर रही हैं और आगे अपनी सेल्स भी कर रही हैं। तो ये करेक्ट पर्सपेक्टिव है। और दूसरे मैं ये अर्ज करूं कि रिसेंटली पेरिस एयर शो हुआ, जिसमें राफेल्स भी थे, जाहिर है फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं, और चाइनीज जहाज भी आए हुए थे। तो वहाँ पे जो हमारे कॉलीग के वो ये बताते हैं कि वहाँ पे जो चाइनीज पेविलियन था उस पे सब लोग जो हैं वो फ्लॉक कर रहे थे, यानी वो वहाँ पे जाने के लिए जो है कोशिश कर रहे थे, जबकि राफेल के तरफ कोई जो है ना पार्टिसिपेशन ही नहीं थी, जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स या जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये फर्क पड़ा है इस जंग में। हमने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी को महारत के साथ इस्तेमाल किया, उससे उनको हमने एक तरह से उनकी ग्लोबल जो एयर पार इंडस्ट्री है और मार्केट है उसमें हमने उसकी ब्रांडिंग की है। बिल्कुल, ब्रांडिंग इज द राइट वर्ड। अब आपके सवाल की तरफ आते हुए, यकीनन ये J-35 जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो इससे हमारी कैपेबिलिटी इंशाल्लाह और भी बेहतर होगी, और इसकी वजह से रिगार्डलेस के इंडिया अब और क्या इंडक्शन करता है, इंशाल्लाह अगले 5 से 10 सालों में हमें एयर पार के प्लेटफॉर्म्स की सूरत में, वेपन्स की सूरत में और एम्प्लॉयमेंट की सूरत में हमें उन पे एडवांटेज रहे, और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी जो है स्टेल्थी होने की वजह से वो हमारी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब आपका भी, हमजा रिफत हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स जो पार्टिसिपेट कर रही है इंटरनेशनल एयर शो में, उसके हवाले से अब तो तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम खूबसूरती का जो एक आइडिया है हमारे नज़दीक, उसमें होता है जी आपकी नाक प्यारी होनी चाहिए, आंखें प्यारी होनी चाहिए, नए नक्श जिसको हम कहते हैं बड़े खूबसूरत होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो विद टाइम बहुत सारे रीजंस की वजह से डाउन हो जाता है। और उसकी बहुत सारी रीजंस होती है जिसमें हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि अगर किसी को एक्नी हो गई है तो उसके एक्नी स्कार्स हैं, बल्कि इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोग जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी समहाउ लूज़ कर लेते हैं। तो एक्नी स्कार्स क्यों होते हैं, अगर ये हो गए हैं तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और आपकी जो स्किन हेल्दी अच्छी होना आपकी खूबसूरती में कितना इजाफा करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर उस्मान, नॉर्मली हम हमेशा से कहते हैं कि जी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन विद टाइम बहुत सारे लोगों के डिफरेंट इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एक्नी ट्रिगर हो जाती है। हमें थोड़ा सा रीजंस के हवाले से भी बताइएगा। एंड सेकेंडली फिर विल टॉक अबाउट द डीप एक्नी स्कार्स जो नॉर्मली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए जी, जो स्किन की एक्ने है ये ऑलवेज स्टार्ट्स व्हेन द टीन एज स्टार्ट्स टू बिगिन। नॉर्मली 14 ईयर्स 15 ईयर्स में फीमेल्स हैं या मेल हैं तो उसमें स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और कुछ इसमें पेरेंट्स का रोल है, इसमें जेनेटिक्स हैं जिनकी स्किन और सा ऑयली है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को तो हम उस पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ऑयल कंट्रोल स्किन की जेनेटिक्स है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को और जो अपने बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं उस वक्त वो अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करें। उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेहरे के ऊपर ऑयल न रहने दें और हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो पोर्स हैं वो ओपन रहें, वो क्लोग ना हो। जब भी आप देखें चेहरे पे ऑयल आएगा, मट्टी जमेगी, वो जो मट्टी है वो उस पोर को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती है। जब वो ब्लॉक करेगी तो पीछे से ऑयल जो बन रहा है उसको तो जगह नहीं मिलेगी बाहर आने की। तो वो जो केयर है उसमें वो जब क्लीन करते हैं तो वो जो ऑयल बाहर आएगा आप उसको साफ कर सकते हैं। नंबर 1, जब आप हाइड्रेट अच्छा कर लेते हैं तो वाटर इनटेक बॉडी का हमारा 70% वाटर है। तो जो वाटर अच्छा हाइड्रेट रखेगा स्किन को तो वो पोर्स भी रिफ्रेश रहेंगे, वेंटिलेट करेंगे और वो क्लॉगिंग इफेक्ट भी कोई नहीं आता। तो दिस इज़ हाउ यू डू। सेकेंड थिंग इज़ कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जितने भी आप देखें कि इस एज में एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन फास्ट फूड्स, वो चाह रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कम है, लेट नाइट की सोने का ट्रेंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ गया, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप केयर स्टार्ट से उनको गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप देखें जब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बॉडी शेप में आ रही है, तो बहुत सारे हर बंदे को एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको प्रिवेंशन का ये प्लान है। अब पॉइंट है एक्ने आ गया है, हाँ। तो एक्ने को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक्ने का एक ही तरीका है कि आप उनको गाइड करें कि उस दाने को छेड़े नहीं। अगर आप उसको ज़रा सा भी पिक करेंगे या उसको प्लग करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें से सीबम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑलरेडी उसने एक ट्रैक बनाया होता है नीचे। तो जब वो सीबम बाहर आ जाता है, वो सीबम ऑयल जिसे कहते हैं, जब वो बाहर आता है तो वो वाला एरिया फाइब्रोटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्किन जो है ना पीछे उस वाले हिस्से जाके टीदर्ड कर जाती है, चिपक जाती है, तो तभी वो स्कार बनता है। और वो अक्सर लोगों के तो बहुत डीप स्कार्स होते हैं। मतलब एक दफ़ा होता है कि पिंपल निकला, वो ख़त्म हुआ, बट टाइम लेता है, उसका ख़त्म हो जाता है निशान, लेकिन बहुत सारे लोगों के स्कार्स पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। अभी देखिए ना कि हम पूरी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, हम किसी को ये तो नहीं कहते एक ग्लैंड यहाँ पड़ा, एक ग्लैंड यहाँ पड़ा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट इज कि वो जितने भी ग्लैंड्स नीचे मौजूद हैं तो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह अगर एक ग्लैंड इन्वॉल्व था वो 3-4 ग्लैंड इन्वॉल्व हो गए, उसमें इन्फेक्शन हो गई, उसमें जो स्किन के ऊपर हमारे कमेंसल्स हैं जैसे बैक्टीरियाज हैं वो नॉर्मल है हमारे स्किन पे मौजूद होते हैं। तो वो इनसाइड जब मूव करते हैं तो वो सारे एरिया में इन्फेक्ट करते हैं और फिर वो जब इन्फेक्शन होती है एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पूरे एरिया को स्कार कर देता है और फिर स्किन जो है ना वो टीदर्ड कर देती है जाके बैक के साथ और फिर वो डिप्रेशन बन जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्ने स्कार्स। ओके, अच्छा डॉक्टर उस्मान, नॉर्मली बहुत सारी ख़वातीन को आदत होती है कि हमारे को एक्ने हो गई है तो या तो हमने इसको छेड़ना है या हमने इसके ऊपर कोई टोटके करने हैं या ओवर द काउंटर कोई ना कोई हमने ऐसी क्रीम जो कि हार्श किस्म की होती है जस्ट टू कि वो ख़त्म हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, और वो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि वो स्कार तो पड़ता ही पड़ता है, वो स्किन वहाँ से उतने पैची भी हो जाती है। एग्जैक्टली। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी वांट्स कि हमारी स्किन जो है ना वो मेंटेन रहे, फ्लॉलेस रहे। और वैसे भी आजकल देखें कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से जो कोरियन स्किन को बहुत ट्रेंडिंग कंसिडर किया जा रहा है, वो सिर्फ दिखाया जाता है। आई थिंक सो अगर आप कोरिया विजिट किया है किसी ने तो आप वीडियो देख सकते हैं कि उनकी स्किन किस तरह की है, ओरिजिनल है, उनकी स्किन के ऊपर एग्जैक्टली ओरिजिनल है।
अब हमारे इधर यही सिचुएशन आती है कि हमारा दिल करता है कि किसी तरह हमारी स्किन भी वैसी ही हो जाए, या लेकिन हमने ये कंसिडर ज़रूर करना है, वी आर एशियंस, हमारी पाकिस्तानी स्किन उनकी स्किन से फ़र्क है, हमारा फूड उनसे फ़र्क है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंपैरिजन में ना लेके जाएं, उसको कंसिडर करें। और जब दाना अगर आ जाता है तो कोशिश करें कोई ऐसी क्रीम्स ना इस्तेमाल करें जो किसी ऐसे डॉक्टर के पास अवेलेबल हैं जो आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सो बी गो टू समवन हु इज़ ट्रेन्ड, हु इज़ स्पेसिफिकली डिग्री उसमें क्वालिफाइड है, उसके साथ जाके डिस्कस करें। वो आपको ये चीज़ मैंने बातें की हैं एग्जैक्ट वो यही बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई डॉक्टर डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि इज़ ओनली कंसर्न विद योर प्रिस्क्रिप्शन। या तो एब्सोल्युटली। प्रिस्क्रिप्शन तो ज़रूर लें, लेकिन डिस्कस ज़रूर करें कि मेरी क्या रीज़न है। उस रीज़न को फाइंड आउट करके जब ट्रीटमेंट लेंगे यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा डॉक्टर उस्मान, अब एक दफ़ा एक्ने स्कार्स हो गए हैं, मतलब अब किसी ने छेड़ लिया अपने स्किन को और कोई अजीब हाश क्रीम लगा ली है दानों को, अब वो स्कार्स क्या ट्रीटेबल होते हैं? जी बिल्कुल है जी। स्कार्स अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो उसमें जो इनिशियल स्टेजेस हैं जिसमें अभी पिटिंग नहीं स्टार्ट हुई, सिर्फ पिंकिश अपीयरेंस है और लगता है कि यहाँ पे कुछ स्कार बन जाएगा, उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक तो अपनी डाइट अच्छी रखें, हाइड्रेट अच्छी रखें, दूसरा उसके ऊपर विटामिन सी का ज़रूर मसाज करिए ताकि बॉडी की जो कॉलेजन है, जो स्किन का कॉलेजन है वो मेंटेन रहे। और उसके साथ साथ आप कुछ रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं उसमें अल्फा-आर्बुटिन भी सजेस्ट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात सन ब्लॉक, आपने सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि काले कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, हाँ ठीक है जी, ट्रेंडी है, हर बंदे को अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिनको एक्ने का इशू है, जिनको एक्ने स्कार्स का इशू है, जिसको पिगमेंटेशन का इशू है, वो चेहरे के ऊपर काला मास्क तो एटलीस्ट ना पहने, ना पहने। ओके। और काला दुपट्टा ना पहने। कोई भी आप वेल करना चाहते हैं तो कोई और कलर इस्तेमाल करें, लाइट कलर्स यूज़ करें, वो रिफ्लेक्टर्स हैं। रिफ्लेक्ट है। जो ब्लैक है वो अब्जॉर्बर्स है। तो जब भी आपको वो छोटा सा हल्का सा पिगमेंट से पिंकिश सा स्कार नजर आएगा, आप उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज एक्सपोजर करेंगे, वो डार्क हो जाता है और फिर वो बुरा लगता है, फिर ऐसे को फ्रैकल्स बन गए। लेकिन फ्रैकल्स और स्कार्स मिक्स हुआ होता है, बिल्कुल तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि फ्रैकल है या एक्ने स्कार के वजह से पॉइंट आया है। ये स्टेज 1 में चल जाता है। अब आगे स्टेज 2 जिसमें थोड़ा सा पिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट्स जिसमें हम लोग माइक्रो नीडलिंग के साथ कुछ PRPs कर रहे हैं, कुछ उसमें लेजर रिसर्फेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करते हैं। प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ क्या ये सारे प्रोसीजर्स कराने से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बंदा पैसे भी इस्तेमाल भी स्पेंड करना चाहता डॉक्टर है। से वो तो कहेंगे कि हाँ ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जैक्टली में है ज़रूरत या इफेक्टिव है या नहीं, ये आप हमें बताएं। देखिए, ज़रूरत स्टेज 2 में बहुत अच्छी होती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, स्कार्स स्टेज 3 में चला गया है, या जो बॉक्स स्कार्स हैं या बहुत डीप पिटिंग स्कार्स हैं, उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, नहीं है उसका कोई रोल नहीं। उसकी ट्रीटमेंट और है। ओके। इस ट्रीटमेंट के अंदर आप नीडलिंग करके रीसर्फेसिंग कर सकते हैं। शायद आपने सुना होगा वो डर्मा रोलर एक बड़ा इन हुआ था, और फिर माइक्रो नीडलिंग भी स्टार्ट हुई। अब पॉइंट ये कि इस प्रोसेस से होगा क्या? इस प्रोसेस से ये है कि जब आप नीडलिंग करते हैं स्किन में, तो वो जो कोलेजन वहाँ पे डेफिशिएंट हुआ होता है स्पेसिफिक पार्ट में, उसको वो स्टिमुलेट करता है। आप अपनी स्किन जो पतली है वो थोड़ा सा अगर राइज करे, उसकी थिकनेस राइज हो, कोलेजन डिपॉजिट करे उसके अंदर, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली स्कार जो पिटेड है वो लिफ्ट हो जाता है। लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा लिफ्ट होगा। एग्जैक्टली वो सिर्फ कोलेजन को एपिडर्मिस लेवल पे राइज करेगा। लेकिन आप ये देखें कि वो जो जिसने उसको जाके पीछे टीदर्ड किया है पीछे की तरफ से, उसको कैसे रिलीज होगा? वो नहीं होता रिलीज। इसलिए उसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक प्रोसीजर्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेज में हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेज 3 में चले जाते हैं। बॉक्स स्कार से बड़ा स्कार है, पूरा पैच पड़ा हुआ है, उसके लिए बीइंग एज अ सर्जन मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सब CN टेक्निक करके, जैसे हम फेस लिफ्ट करते हैं तो हम पूरी स्किन को लिफ्ट कर लेते हैं। पूरी स्किन को लिफ्ट करके हमारे पास छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से पूरी स्किन को रिलीज कर देते हैं ताकि सारी टीदरिंग उसकी खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगी, देयर इज अ डेड स्पेस नाउ। उस डेड स्पेस में वी पुट द फैट, हम फैट लेते हैं, थोड़ा सा पटमी से फैट लेके हल्का सा 10 ml मैक्स, थोड़ा सा वो पूरी लेयर लगा देते हैं। अब वो उसमें और नीचे जो स्मैश है उसमें इंटरफेस था, वो फैट ने कवर कर दिया। अब वो लिफ्ट हो जाता है। वो लिफ्ट, उसके ऊपर जो प्रोसीजर्स कराएंगे, नीडलिंग कराएं या उसके ऊपर कोई लेजर रीसर्फेसिंग कराएं
या आजकल एक नया ट्रेंड भी आया हुआ है, आप मेकअप के साथ भी जो है ना आजकल नीडल्स हैं उसके साथ भी आप मेकअप कर सकते हैं, यूज़ दैट डिवाइस एज वेल, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। हाँ, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। यस, दिस इज द स्टेज 3 कंडीशन, बट स्टेज 1 स्टेज 2 जो मैंने आपको चीज़ें बताएंगे दैट कैन बी हैंडल्ड। लेकिन कोई भी प्रोसीजर कराएं उसकी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। आपने सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी आपके फ्रूट्स लेना बहुत लाजमी है, स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है तो चेहरे पे दाना आएगा। यानी ओवरऑल लाइफ स्टाइल जो आपने उसको करना है, मॉडिफाई करना है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। लाइफ को मॉडिफाई करना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। आपने एक और चीज़ नोट की होगी बहुत सारे अपने सोशल सर्कल के अंदर कि बहुत सारी लेडीज़ ऑब्वियसली मेकअप तो करना है सबने, लेकिन कुछ लेडीज़ को आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले मुंह नहीं धोती हैं। हाँ, ऐसे सो जाती है। गलत, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। वाई? क्योंकि देखिए रात के वो जितने भी हार्मोन्स हैं, लेवल्स हैं, कॉर्टिसोल्स, वो सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। उसकी वजह से लेवल्स डाउन होने की वजह से स्किन ऑलरेडी क्लॉग्ड है, तो मेकअप ने आपको और कवर किया हुआ है, तो वो फिर मेकअप भी ना कम से कम रात को पोर्स में जम जाता है। अब सुबह उठ के आपको दाना लाजमी होगा। जब आप ये प्रिवेंट करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि आपकी स्किन सुबह फ्रेश होगी, कोई दाना नहीं होगा। यानी आपको अपनी मेकअप रिमूव करने वाली रूटीन का हिस्सा आपको करना पड़ेगा उसमें शामिल, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर साहब सो राइट के रात को मेकअप रिमूव नहीं करते और प्रॉपरली नहीं करते, हल्का सा वाइप से किया एंड दैट्स इट। बाकायदा वो एक प्रोसेस होता है जब आपने मेकअप रिमूव करना होता है। इन द एंड डॉक्टर साहब हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स? मैं जी इनको व्यूअर्स को थैंक यू फॉर वाचिंग अस, और सब एक ही चीज़ कहूँगा कि टेक केयर ऑफ़ योर स्किन और हेयर, ये बेस्ट ऑर्गन्स हैं और सबसे बड़े ऑर्गन्स हैं बॉडी के, इनका केयर करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी हाइड्रेशन लेवल अच्छी करें, स्लीप पैटर्न अच्छा करें, एंड चूज़ द डॉक्टर जो अच्छा हो, हमें भी चूज़ कर सकते हैं। या राइट डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे जी, स्किन को अच्छा रखने के लिए, एक्ने स्कार्स को अवॉइड करने के लिए, और अगर हो गए तो उसका क्या ट्रीटमेंट, इस पर बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी टीम कैसे कैसे शाहकार काम करती है कि मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। अभी कुछ देर बाद आपको पता लगेगा कि मैं किस काम की बात कर रही थी, लेकिन आज हमने बात करनी है जी ओबेसिटी के हवाले से। वैसे तो कहा जाता है कि जो सिगरेट है वही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन ओबेसिटी या जो हम बहुत सारे ऐसे फूड इनटेक होता है हमारा जिसमें पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, फ्राइड तली हुई चीज़ें और ये सब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर हम कहते हैं कि हम पतले भी हो जाए, हमें कोई बीमारी भी ना हो। ये तो हमारी ज़बान का जो के लिए चस्का होता है कि हमने खाना है, अच्छा मौसम है, पकौड़े फ्राई कर लो। लेकिन दुनिया में जो एक रिसर्च कहती है कि 2050 तक तकरीबन 45 करोड़ जो अफराद हैं मोटापे या जायद वज़न ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, और ये रुझान पूरे खत्ते के लिए कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में जहाँ पे मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, ये तुम्हारी रूटीन का हिस्सा है ना, कि कुछ भी है, मूड अच्छा कर रहा है, पकौड़े खा लो, समोसे खा लो, कोई ऐसी चीज़ खा लो। लेकिन आज हम इस बात पे चूँकि डिस्कशन करेंगे कि जो रिवायती खाने हैं जिनको हम कहते हैं, ये हमारी ओबेसिटी में कितना रोल अदा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो ओबीज़ होते हैं वो किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारे साथ हुरिया अरूज मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हुरिया ज़रा ये बताएंगे, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो हम बड़े शौक से खाते हैं और कैजुअली खा लेते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके नुकसानात क्या हैं, ज़रा हमें बताएं। अच्छा, जो हमारे ये अगर आप समोसे और चीज़ों की बात करें, फ्राइड चीज़ों की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे खाने हैं जो हम कॉमन खाते हैं प्रैक्टिस में, जिसमें ज़्यादा जंक फूड ही होता है। जंक फूड में डेफिनेटली बाहर के प्रोसेस्ड फूड जितने भी पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह, ये बहुत कॉमनली खाए जाते हैं। कॉमनली अगर फूड की बात करें, अदर दैन दिस अगर ऑयली फूड की बात करें तो उसमें हमारी प्रैक्टिस में ये समोसा, पकौड़ा और ये सारी चीज़ें स्नैक्स में बहुत आती हैं।
तो इनका जहाँ पे फ़ायदा तो ऐसा इनका तब तक नहीं है जब तक आप इसको जिस तरीके से कुक का मेथड होता है कुकिंग का उस तरीके से नहीं बना लेते। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में बना रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, अनलेस अनटिल अगर उसमें हाइजीनिक चीज़ें नहीं हैं तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं जाके आपके स्टमक को भी जो है डिस्टर्ब करेंगी और आपके वेट को भी जाके ये जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देंगी और इंक्रीज़ हो जाएगा वेट आपका इसमें। और डिजीज़ का अलग एक केस होता है कि उसमें डायबिटीज़ सबसे पहले तो शुगर आती है क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही होती है इसमें कार्ब्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वाइट फ्लावर जो होता है, तो डेफिनेटली शुगर आपकी स्पाइक होगी। उसके अलावा बीपी का इशू साथ होगा कोलेस्ट्रॉल और फैट के इंग्रेडिएंट्स की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ओबेसिटी के फैक्टर्स हम शुरू से डिस्कशन करते हैं तो हमने रवायती खानों की बात की ना, ओबेसिटी होती क्या है और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं कि जिसकी वजह से लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं? बेसिकली ओबेसिटी, जिसको एक टर्म इंग्लिश में ओबेसिटी और उर्दू में मोटापा कहा जाता है, बेसिकली ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेसिफिकली आपका जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, वो नॉर्मल जो वेट होता है, फॉर एग्जांपल एक 5'4" या 5'3" हाइट का पर्सन है, उसका जो नॉर्मल वेट के अकॉर्डिंग BMI के अकॉर्डिंग जो उसका वेट होना चाहिए वो 58 to 59 या 60 के बिटवीन होना चाहिए। तो अगर वो उससे ऊपर जा रहा है, BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको भी थोड़ा सा मैं बताती जाती हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि आपकी हाइट और आपकी वेट के अकॉर्डिंग बताता है कि इस एज और इस हाइट में आपकी जो BMI है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो जैसे मैंने बताया कि 5'4", मैं छोटी सी एक एग्जांपल से इसको बता रही हूँ कि 5'4" अगर 5'3" हाइट का पर्सन, मेल फीमेल कोई भी है, उसका BMI 58 होना चाहिए। ठीक है, तो 58 BMI से अगर उसका जो BMI है उसके वेट अगर डेफिनेटली हाई है, वेट अगर उसका 58 से ज़्यादा है, 60 है, 65 है, तो डेफिनेटली BMI भी हाई होगा जो कि क्रॉस कर जाएगा 24 से अबव हो जाएगा। 24 नॉर्मल BMI होता है। ठीक है, हम BMI की बात करें, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ना मैं स्ट्रेट ना हो, 24 नॉर्मल होता है। और अगर हेल्दी वेट में अगर एक होता है हेल्दी, एक नॉर्मल होता है, एक हेल्दी होता है, एक ओबीस होता है, देन उसके बाद ओबेसिटी ग्रेड 1 होता है, ओबेसिटी ग्रेड 2 होता है, ओबेसिटी ग्रेड 3 होता है। ठीक है, अब अगर किसी का BMI 26-27 से अबव है तो डेफिनेटली वो ओबेसिटी ग्रेड 1 में होता है जो कि मैनेजेबल होता है, वो डाइट से मैनेज हो जाता है। उसको हम डिफरेंट थेरेपीज़ देते हैं, डाइट थेरेपीज़ ही देते हैं, वॉक बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ गाइड करते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। ओबेसिटी ग्रेड 3 थोड़ा सा होता है कि उसमें आप डेफिनेटली साथ लोग बहुत सारी मेडिकेशंस में भी चले जाते हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ और यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन ओबेसिटी स्पेसिफिकली मोटापे से है और मोटापा डेफिनेटली खाने से है। खाना डेफिनेटली हाई जो कार्ब्स होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा होता है, जिसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे रिलेट करता है ये। अच्छा, अब आपने ओबेसिटी को अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है, तो आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या अवॉइड करना है? ठीक है, अच्छा, ओबेसिटी को अगर अवॉइड करना है तो सबसे पहले तो शुगर, जितनी भी रिफाइंड वाइट शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है, ये एक पॉइजन है, इसको सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शुगर निकाल रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल ही फीके मर जाना है, ऐसे नहीं है। आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर लें अपनी डेली लाइफ में, शक्कर ऐड कर लें, बहुत अच्छा है वो सोर्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर शक्कर भी बहुत ज़्यादा ओबीस है, ओबेसिटी में, तो डेफिनेटली शुगर का कंटेंट किसी भी सोर्स से आ रहा हो हम कम करवा देते हैं, कम करवा के ख़त्म करते हैं, फौरी ख़त्म नहीं करते। ठीक है, तो उसमें फिर आप स्टीविया या कोई भी जो आर्टिफिशियल हमारे प्लांट सोर्स से जो शुगर निकलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई ओबीस या इंतहाई लाइक जैसे कहते हैं कि उसका BMI जो नॉर्मल हेल्दी से अबव है, 26-27 से अबव है, तो डेफिनेटली उसको सबसे पहले तो जितने भी शुगरी फूड होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा फैटी फूड्स में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली पराठे शराठे ही हों, उसमें स्पेसिफिकली जितने भी हम लोग स्नैक टाइम में जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा के खा लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्नैक्स में स्पेसिफिकली पकोड़े, समोसे और बहुत कुछ। और आजकल तो मौसम भी अच्छा है तो लोग इसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, और एक हेल्दी मील लेना होता है जिसमें लो कार्ब्स, लो फैट और मॉडरेट जो आपका प्रोटीन है वो आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का एक्सरसाइज या इस तरह का रुझान भी नहीं होता, खाने के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर डेफिनेटली इसकी भी एक एग्जांपल से मैं जो भी बात करती हूँ, मैं एक रेफरेंस दे के बात करती हूँ कि जो ऑडियंस देख रही होती है उसको इस चीज़ की समझ भी इजीली वो समझ जाए इस बात को। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं ना, तो अगर हम साथ वॉक नहीं करते, रात का खाना जैसे होता है, सुबह तो डेफिनेटली खा के ऑफिस चले जाते हैं, अपने अपने कामों में लोग बिजी हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी एब्जॉर्ब हो जाता
जाता है, लेकिन जो रात का खाना होता है, हमारी मोस्टली सराउंडिंग में प्रैक्टिस है कि हम खाना खाते हैं और खाते भी लेट हैं, 8-9 बजे या 10 बजे के करीब खाना डिनर हो रहा होता है, उसके बाद फौरी हम लेट जाते हैं। तो इसका क्या आपकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट आता है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपका फौरी वेट गेन तो होता ही होता है, उसके साथ आपको स्पेसिफिकली कॉन्स्टिपेशन और जो मैदे के डिस्टर्बेंस का इशू होता है। स्पेसिफिकली कहते हैं कि भाई मेरे मैदे में बड़ी जलन रहती है, बड़ा अजीब सी वो ऐसे लगता है कि कोई ना जैसे कोई चीज़ काट रही हो, ऐसे लोग कहते हैं कि हमें इस तरह का फील होता है। तो वो क्यों होता है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू कि हम खाना खाने के बाद फौरी लेट जाते हैं या हम वॉक नहीं करते। अच्छा, वॉक करने का अभी मैं बता देती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मैनेजेबल या बिल्कुल कम कर दिए हैं आपने ओबेसिटी को कम करने के लिए, तो आप उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी में मॉर्निंग की एम्प्टी स्टमक की वॉक लाजमी करें। अगर इनिशियली स्टार्ट करनी है तो 15 मिनट्स की लाजमी हो मिनिमम, और उसके अलावा जब विद टाइम वो बढ़ाते जाएं 30 मिनट्स तक ले जाएं एम्प्टी स्टमक वॉक, ये बहुत हेल्दी होती है, ठीक है। उसके बाद रात का खाना कोशिश करें कि आप 8 बजे से पहले आपने डिनर कर लिया, और डिनर बहुत लाइट लेना है। अगर ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ओबेसिटी, ओबीस जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने 8 बजे से पहले अपना डिनर ले लेना है, और डिनर में भी कोशिश करनी है कि आपने सूप, दाल का सूप हो गया, इसके अलावा आप वेजिटेबल सूप होता है, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का ग्रिल्ड पीस जो होता है घर में बन जाता है इजीली, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी का इस्तेमाल कम से कम करना है, ओके, ठीक है। रात के टाइम राइस नहीं कर सकते, राइस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कार्ब्स अच्छे होते हैं, तो कार्ब्स हमने लेनी ही नहीं है जिसका वेट कम करवाना है। उसके बाद आपने हाफ एन आवर की अगेन सोने से पहले वॉक लाजमी करनी है। वो लाजमी नहीं है कि आप पार्क में जाएँ या कहीं जाएँ। कुछ लोग ये बड़ा इस चीज़ पर इशू करते हैं कि भाई हमारे घर के पास ये नहीं है, वो नहीं, हम नहीं कर सकते। घर में स्टेयर्स होती हैं, तो स्टेयर्स को तकरीबन कोई 10 से 15 बार आप ऊपर नीचे स्टेयर्स जो है वो कर लें, तो उससे भी आपकी अच्छी वॉक हो जाती है। मेजर जो पर्पस होता है वो खाना अब्जॉर्ब करवाना होता है कि खाना हजम हो जाए, डाइजेशन प्रॉपर हो जाए, ताकि कोई भी स्टमक से रिलेटेड या वेट से रिलेटेड कोई फर्दर आगे इशू ट्रिगर ना हो। ठीक हो गया। मीनवाइल जब हम मूरिया से बात करें तो साथ साथ हमारे किचन में शेफ़ अजमल शाह भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज? मिस आज जैसे कि मौसम के लिहाज से अभी आप बात कर रहे थे, तो फ्राइड चीज़ें मैम तो बड़ी मना कर रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं खिलाता रहूँ, मगर एयर फ्राई की तरफ चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आप डीप फ्राई को छोड़ दें। हाँ, एयर फ्राई का इस्तेमाल कर लें आप। अब एयर फ्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिस प्लीज़ आप साथ ये भी बताया करें प्लीज। चलिए जी, क्या रेसिपी है इसकी, हमें ज़रा बताएं। मिस इसमें सेसमी में सबसे पहले जैसे मैंने बताया सेसमी फ्राइड चिकन है, तो इसमें सेसमी लेते हैं, चिकन के क्यूब्स, और इसमें हम 1 kg में 1 कप ऑफ मैदा, हाफ कप ऑफ कॉर्नफ्लोर, और टू टेस्ट आप इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साल्ट हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और 3 एग्स, 3 एंड के मिक्सचर से आप इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैम अप टू यू, आप इसको चाहते हैं तो आप इसको डीप फ्राई में चले जाएं, आप चाहते हैं तो एयर फ्राई में चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मौसम को एंजॉय करना है तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है। और ये आपने डीप फ्राई करके, और इस पे आपने सेसमी की कोटिंग भी की है साथ ही? जी जी मिस, इसमें सेसमी से पूरा रैप करना है। ओह अच्छा, ओके। और डीप फ्राई नहीं, बस एयर फ्राई। एयर फ्राई, ओके ओके, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें हमें, और मीनवाइल हमारी अगली गेस्ट भी हमें ज्वाइन करिए। सीमा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सीमा, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आजकल जब हर दफ़ा जब मौसम बदल रहा होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने वार्डरोब को भी ना रिवैम्प करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा सस्टेनेबल फैशन पे भी बात करेंगे। वो टाइम ट्रेंड्स तो बदलते हैं, लेकिन हम उसको कैसे अपनी वार्डरोब या क्लोजेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है हमने कहीं ना कहीं नई चीज़ें तो ख़रीदनी होती हैं। एज ए विमेन वी ऑल लव शॉपिंग। बिल्कुल, आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और जिस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट ये कि फैशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कलर चूज़ करें या बहुत अच्छा स्टाइल देखें, उसमें आपको फैब्रिक को भी देखना होता है। ये फैब्रिक आपकी इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, और भी उसमें कलर्स वगैरह भी, और यानी केमिकल्स उसमें ऐसे यूज़ ना किए जाएँ जो हार्मफुल ना हो आपके लिए। तो जब भी आप कोई ड्रेस खरीद रहे हो तो सिर्फ कलर से अट्रैक्ट ना हो, और फैब्रिक भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सीमा, मुझे बताएं कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा
सस्टेनेबल फैशन के ऊपर बात हो रही है, हमारे देखने वालों के लिए आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान के अंदर डू यू थिंक कि विद टाइम इस फैशन का या इस टर्म को अगर आप हमारे देखने वालों को डिफ़ाइन कर दें कि इसका रुझान बढ़ रहा है या लोग अवेयर हो रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, न्यू जनरेशन इसकी तरफ बहुत फोकस है, बहुत उनका रुझान है, अवेयरनेस है उन्हें। और ये कि हमारे बहुत लोकल ब्रांड इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, जनरेशंस हो गया, आइडियाज़ हो गया, खादी हो गया, उनके फैब्रिक हैं ऐसे जो इको फ्रेंडली हैं और जो पसंद भी किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप उन फैब्रिक्स को ले सकते हैं। किस तरह का फैशन फैब्रिक जो है वो रिकमेंडेड होता है? बिकॉज ऑब्वियसली आपने कहा कि न्यू जनरेशन इज़ मोर टूवर्ड्स कि जी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, कपड़ों का मटेरियल ऐसा होना चाहिए, रिसाइकलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम सस्टेनेबल फैशन कहते हैं। सो किस तरह का फैब्रिक आइडियल होता है इन जनरल? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स से और लीव्स से जो बना हुआ होता है, बैम्बो फैब्रिक हो गया, उसमें मिलन ऑर्गेनिक क्लीनर और जो फ्लेक्स फैब्रिक है, ये ऐसे फैब्रिक हैं जो एक तो इको फ्रेंडली हैं, फिर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं और इसमें केमिकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ये नेचुरल होते हैं। तो हम अगर ये वाले फैब्रिक यूज़ करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, रीसाइकलिंग, मुझे अभी टीम भी बता रही कि रीसाइकलिंग से अभी जो एक नेक्स्ट स्टेप आ गया वो अपसाइकलिंग का है और अब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कपड़ों के हवाले से। सो इसका भी थोड़ा सा हमें बताएं सीमा। बिल्कुल, आप जो आपका ड्रेस पहले रखा हुआ है आप उसको आप साइकिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई दुपट्टा रखा हुआ है तो आप उसकी शर्ट बना सकते हैं, या कोई साड़ी है तो उसमें से आप ड्रेस बना सकते हैं। ये ना करें कि आप नए नए ड्रेसेस खरीद करें। और थ्रिफ्ट स्टोर्स काफ़ी इन होते हैं, ऑनलाइन भी हैं, तो आप उनको ज़्यादा रेकमेंड करें। प्लस ये कि अगर कोई आपका इवेंट है तो आप रेंट पे ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही नया ड्रेस लें। अगर आपको ज़रूरत है अपनी वार्डरोब पे देखें, अगर आपको नीड है तो फिर आप नया ड्रेस लें। बाकी ये कि उसी ड्रेस को अगर कुछ सिलाई वगैरह भी अगर उस पर करनी है तो आप उसकी सिलाई वगैरह भी करें और उसे रीयूज़ करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुरिया, मुझे अब ये बताएं, जैसे अभी सीमा से तो हम सस्टेनेबल फैशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा पहनना ओढ़ना जो होता है ना, हमें अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक करना और हमें कोशिश होती है कि हम स्मार्ट नज़र आएँ जिस तरह की हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। ख़वातीन का हमेशा से जो हाउस वाइफ्स भी होती हैं वो ज़ाहिर है अपने घर के काम में बिज़ी होती हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती है। दे थिंक कि वो जो घर के काम है उसमें शायद उनकी एक्टिविटी हो रही है। ये भी हमें थोड़ा बताएं कि उनमें जो घर पे रहने वाली ख़वातीन हैं उनमें ओबेसिटी भी ज़्यादा ट्रिगर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं स्पेशली वो जो घर के काम कर रही होती हैं मोस्टली तो ये कंसीडर करती हैं कि हम तो ये भी काम करते हैं, वो भी, तो मतलब ये भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए 15 से 20 मिनट दिन में लाजमी निकालें और वो फ़िज़िकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स हो, किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, कोई ये ना हो कि बच्चे को ये खाना बना के देना है, किचन में ये काम करना है, अभी ये साफ़ करना है, वो करना है, ये वाली टेंशन ना हो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ आपने करनी होती है। उसमें यही होता है कि आप 15 से 20 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें और वो चाहे मॉर्निंग की कर लें चाहे इवनिंग की कर लें, डिपेंडिंग अपॉन मतलब पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वेरी करता है ये। तो ये एक टोटली गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कहें कि हम घर के जो काम है उसको फिजिकल एक्टिविटी में कंसीडर कर लें, ऐसा नहीं होता, उसके लिए अलग टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सीमा रुबाब, बहुत सारी दफ़ा हमने देखा है कि लोगों को ये जो थ्रिफ्ट स्टोर्स का एक आइडिया था अब विद टाइम प्रिवेल कर रहा है, प्री लव्ड लोग चीज़ें अब अपने ऑनलाइन पेजेस बना रहे हैं और उसके ऊपर सेल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हमेशा से बड़ा ट्रेंड रहा है कि लोग अपनी क्लोजेट को क्लेंस करते हैं विद ऑन एंड ऑफ और अपनी चैरिटी में कपड़े देते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है उसके बाद इस तरह की हमने प्रैक्टिस देखी। इंटरनेशनली भी ये होता था, लेकिन अब मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बेहतर बता सकती हैं कि अब लोग अपनी क्लोजेट्स को भरते रहते हैं, चाहे वो जूते हैं चाहे वो कपड़े हैं, किसी भी तरह की चीज़ें, हम वो रिसाइकलिंग या गिव अवे वाला सीन नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, बेसिकली ये जो है थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं और प्री लव्ड का आइडिया है, ये हमारे मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा था
और नॉट ओनली मिडिल ईस्ट बल्कि यूके यूएस में बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता था, पसंदीदा। लेकिन पाकिस्तान में हाँ इसका रुझान बहुत कम है। और इवन कोविड के बाद से जो अक्सर उन्हें लगता है कि इससे जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। और यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, कुछ आउटलेट्स हैं ऐसी जो ओपन हुई हैं, ऑनलाइन भी हैं, जिसमें आप प्री लव ड्रेसेस ले सकते हैं। लेकिन आजकल वाकई आपने सही कहा कि लोग बड़ी मुश्किल से अपनी वार्डरोब के कपड़े कम करते हैं। बहुत ज़्यादा कलेक्शन जमा करते रहते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। सो हमें चाहिए कि करने चाहिए, बाकी स्टोर्स में दे देने चाहिए जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनली जो कि काम कर रहे हैं कि आप अपने पुराने कपड़े या क्लोजेट का जो सामान है उनको लेकर जाएं और वो उसको थोड़ा सा रिसाइकिल करते हैं, रीवैम्प करते हैं, दे रिटर्न इट बैक टू यू, राइट? पाकिस्तान में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा आइडिया हम अगर यहाँ पर करें तो हमारी मार्केट पे इज़ इट एक्सेप्टेबल या इसको वो अप्रिशिएट किया जाएगा? इसको टाइम लगेगा लोगों को अंडरस्टैंड करने में, लोगों को समझने में कि आप एक तो ये हेल्प भी होगी, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर ये किया जाए, और लेकिन कुछ कर रहे हैं, बहुत से ब्रांड्स कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल भी हैं। और लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हमारी न्यू जनरेशन को वैसे नॉलेज है, वो इसमें आगे आ रही हैं, जो कि अच्छा सिर्फ ये नहीं कि फैब्रिक्स में आप उस तरह का नहीं ले सकते। आपकी जो मटेरियल जो पैकेजिंग होती है, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी बनाते हैं, यानी आप ऐसे बैग्स बनाएं जो फैब्रिक के हों, तो वो आपके रीयूज होते हैं, और प्लास्टिक अवॉइड करें। तो ये है कि जनरेशन जो न्यू है तो वो इस पे काफ़ी काम कर रही है, और जो बहुत अच्छा अमल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुरिया, अब मुझे ये बताएं कि जो बच्चों में ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट पेरेंट्स कैन डू? चाइल्डहुड ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लगवाएं, ठीक है? साइकिलिंग, रनिंग, वॉक, ये लाजमी बच्चों को करवाएं। और अगर किसी को डेफिनेटली चाइल्डहुड बाय बर्थ ही ओबेसिटी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हो जाती है कुछ बच्चों में, अगर वो है तो उसमें डेफिनेटली कार्ब्स का, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, बहुत सारी चीज़ें सिम्टम्स आगे होती हैं, तो कार्ब्स का इंटेक कम कर दें। और अगेन जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी मेजर बच्चों में, क्योंकि बच्चे साइकिलिंग बड़े शौक से करते हैं, रनिंग भी गेम्स वगैरह में अच्छा कर लेते हैं, तो रनिंग और साइकिलिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें तो ये उनका वेट लूज़ की तरफ जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को प्रोसेस्ड फूड और इस तरह की चीज़ें लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा देते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ओबेसिटी। एग्जैक्टली। क्या आइडियल डाइट होनी चाहिए? बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं तो डेफ़िनेटली उनकी आइडियल डाइट में घर के बने हुए, अगर, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत पिकी और चूज़ी होते हैं, वो कहते हैं हमें कोई मतलब जंक फूड काइंड ऑफ ही प्रोसेस्ड फूड, मतलब इस तरह से घर में चाहे बना के दें तो उनको घर में ही कोई स्पेसिफिकली जो है कबाब, नगेट्स घर के बने हुए जो डीप पैन फ्राइड ना हो, ठीक है, एयर फ्राई कर लें उसको सिंपल, ठीक है, और वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा करवाएं। इसके अलावा फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, अगर कोई बच्चे फ्रूट नहीं खाते, आजकल के बच्चे कुछ इस तरह की भी हमारी सराउंडिंग में वो कहते हैं जूस फ्रूट नहीं हमें पसंद, हम नहीं खाते, या उसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, तो फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल, स्मूदीज़ दे सकते हैं। हेल्दी ऑप्शंस में बता रही हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम ये जंक फूड, फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें जो बाहर की प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे अवॉइड करें। घर का खाना दें, सैंडविचेस बना के घर में दे सकते हैं जिसमें वेजिटेबल, चिकन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की बने हुई सारी चीज़ें ऐड करके। इसके अलावा मैंने कबाब का ऑप्शन दिया, कबाब भी बच्चे शौक से खा लेते हैं वेजिटेबल ऐड करके, या उसमें जैसे बच्चे की जो चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, और नट्स का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल। अब अगर लंच बॉक्स में जा रहा है तो उसमें 6 जो बादाम हैं वो और 2 अखरोट लाजमी वो ऐड करें, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है आपने नट्स के इस्तेमाल के हवाले से बात की, नॉर्मली ये बड़ा कंसेप्ट होता है कि जी गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, गर्म होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जितनी क्वांटिटी बताई है ना उतना गर्म का कोई उसका नहीं होता। ज़्यादा आप अगर आप मुठ्ठियाँ भर भर के खाएंगे तो वो डेफिनेटली उसमें गुड फैट्स होते हैं जो बैड फैट में कन्वर्ट होकर आपको ऑयली स्किन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी जितनी बताई जाए उतनी इस्तेमाल करें तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच हुरिया। इन द एंड आई रियली वांट कि सीमा आप भी कुछ ऐड करना चाहे सस्टेनेबल फैशन के हवाले से, और आप पाकिस्तान के अंदर चूँकि वो टाइम हम देख रहे हैं फैशन ट्रेंड्स बड़े बदल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं।
जी, बिल्कुल। एज़ अ डिज़ाइनर मैं ये कहना चाहूँगी कि और डिज़ाइनर बाकी सब डिज़ाइनर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह का फैब्रिक लें, सिर्फ़ अपना फ़ायदा ना देखें, लोगों का भी फ़ायदा देखें कि वो लोगों की स्किन के लिए अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें देखें और डिज़ाइनर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फ़ैशन में ये है कि लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स एवरीथिंग सब चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सीमा, बहुत शुक्रिया आपका भी, हुरिया आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक सेगमेंट ज़रूर दिखाना चाहूँगी। मोटर कार इंडस्ट्री से वाबस्ता जो अफराद हैं, उन्होंने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर 10% टैक्स के इजाफे को मुस्तरद किया है और कह रहे हैं कि गाड़ी के ख़रीदार पहले ही कम है और हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगाकर उनके लिए मज़ीद परेशानियां क्रिएट कर रही है। इस हवाले से आप दानिश मुनीर की रिपोर्ट देख के मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब मंडे को फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वालों पर गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा कर दिया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अब मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस 550 रुपए से बढ़ाकर 605 रुपए कर दी गई। 650 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 2750 रुपए से बढ़ाकर 3025 रुपए, जबकि 1000 सीसी से ऊपर और 1800 सीसी से नीचे गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 5500 रुपए से बढ़ाकर 6050 रुपए कर दी गई और 1800 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों की 12100 ट्रांसफर फीस कर दी गई। कुछ पैसे जोड़ के तो गाड़ी खरीदने आते हैं तो उस वक्त तक प्राइसेस मज़ीद बढ़ जाती हैं। उसके बाद वो एक्साइज में भी उनके रेट्स में भी फ़र्क आया था। इसकी प्राइस हमने जो पूछी थी जो 15-20 दिन पहले हम जो पूछ के गए हैं, आज पता चला जी 10% आपको ऊपर देना पड़ना है इसके ऊपर। पुरानी गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक अफराद कहते हैं हुकूमत के टैक्सेस की भरमार से कारोबार तबाही के दहाने पर है। 10% का मतलब है कि जिसका 2 लाख का चलान था वो 2.25 लाख रुपए का हो गया। जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है टैक्स 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 से शुरू होते हैं, टैक्स से ख़त्म हो जाता है। मुझे कुछ मिलेगा तो कुछ मतलब कोई बंदा खुश हो ना कि यार ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने हमें कोई रिलीफ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे होते हैं कि हम अपनी बाइक से गाड़ी में अब शिफ्ट हो जाते हैं। हमने 2-4 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं तो उनकी भी रीच से बाहर चीज़ें होती जा रही हैं और वो चीज़ होती है जिसकी ना कोई क्वालिटी ना कोई उसके अंदर ताकत होती है। गाड़ी में रिपेयर्ड चीज़ें जो लोगों को बार बार परचेज़ करनी पड़ रही हैं इसी प्राइस टैक्सेशन की वजह से, प्राइस हाइक की वजह से। डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज उमर शेर चट्टा ने कहा कि यकमुश्त इजाफा सार्फिन के लिए बोझ बनता है, इसीलिए ट्रांसफर फीसों में सिर्फ 10% सालाना इजाफा किया गया है। जो हैवी टैक्सेशन थी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में इजाफा नहीं किया गया, टोकन टैक्स में इजाफा नहीं किया गया, ट्रांसफ़र फ़ी बहुत माइनर एक चार्ज है और उस पर भी सिर्फ 10% इजाफा किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टैक्सेस में वाज़ेह कमी लाकर हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन सलमान अलवी और शहबाज मुगल के साथ दानिश मुनीर, पब्लिक न्यूज़, लाहौर।